हेलो एवरीवन। एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि सर थोड़ा देशभक्ति के ऊपर, आर्मी के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाओ। तो मैंने बहुत ही जल्दी में एक वीडियो उठाई है, मतलब बनाई है आप लोगों के लिए, एक सीन उठाया है, उस सबको पूरा को फॉर्मेशन दी है। तो इसमें सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल हैं, यट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर्स आपको सीखने को मिलेंगे। उनको थोड़ा सा चेंज करके, उनके फॉर्मेशन में थोड़ा सा बदलाव करके अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको वो बताऊँगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। हिंदी सुननी है, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है, वीडियो को पॉज करके या फिर अपने माइंड में या फिर किसी बुक पे और नोटबुक पे लिख के फिर आपको मैच करना है। ये चीज़ आपको करनी है। देखिए पहला सेंटेंस है, चलो चलते रहो, क्या देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेनिंग चल रही है आर्मी की। अब उसमें जो ट्रेनर है वो बोल रहा है चलो चलते रहो, क्या देख रहे हो। अब चलो के लिए हम सिंपल लगाते हैं, कम ऑन, कम ऑन, चलते रहो, गेट गोइंग, गेट गोइंग। अब आप गेट गोइंग पे अगर आप कंफ्यूज हो तो एक और तरीका है कीप गोइंग, ये भी बिल्कुल ठीक है, चलते रहो, कोई चीज़ जारी रखना। वहाँ पे कीप के साथ आईएनजी आ जाती है एक्शन में, तो कीप गोइंग भी आ सकता है। गेट गोइंग का भी मतलब यही होता है, चलते रहो। अब गेट गोइंग का ना बहुत सारा यूज़ होता है, काफ़ी जगह गेट गोइंग का यूज़ होता है। मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई हुई है गेट गोइंग के ऊपर, कि गेट गोइंग के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो वो बहुत अच्छी वीडियो है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी उसमें, तो आप वो भी देख लेना। यहाँ पे बता रहा हूँ, चलते रहो, गेट गोइंग, क्या देख रहे हो। ये सेंटेंस हो गया आपका नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, क्या देख रहे हो। क्वेश्चन, अब देखो एक तो तरीका होता है क्या तुम देख रहे हो, एक तो ये होता है, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है, एक होता है क्या देख रहे हो, मतलब तुम क्या देख रहे हो। हिंदी में हम कई बार इंसान को खा जाते हैं खा जाते हैं इन अ सेंस, मतलब इंसान को मेंशन नहीं करते। मैं सिंपल सा किसी से पूछ लेता हूँ क्या कर रहा है, मैंने वहाँ पे ये नहीं पूछा तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सिंपल सा क्या कर रहे हो ऐसे हम पूछ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में पर्सन लगाना पड़ता है। तो आप ये मत सोचना कि क्या शुरू में आ गया, ये वाला सेंटेंस तो वो हो गया जिसका हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड, मतलब कि जो आपका मेन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आ जाएगी। ठीक है, आर यू डूइंग, इस तरीके का सेंटेंस बन जाएगा। नहीं, आपको खुद सोचना होगा क्या इस सेंटेंस का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। क्या देख रहे हो, इस सेंटेंस का जवाब क्या मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो वहाँ पे वो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। ठीक है, अगर मैं किसी को कोई चीज़ दिखा रहा हूँ और मैं वहाँ पूछूँ क्या तुम देख रहे हो, तो वहाँ पे वो बोलेगा हाँ देख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा मैं पूछूँ क्या देख रहे हो, तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है। सो क्या देख रहे हो ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। व्हाट आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हाट, उसके साथ आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है यहाँ पे यू के साथ क्या लगेगा, आर। सो फिर आर आएगा, फिर हमारा पर्सन आएगा, पर्सन कौन है, यू फिर एक्शन के साथ आईएनजी आएगी। सो लुकिंग एट, अब लुक के साथ एट लगता है, किस पर देख रहे हो। ठीक है, इस तरीके से मैं किसी चीज़ के अंदर देख रहा हूँ, व्हाट आर यू लुकिंग इन, वहाँ पे इन आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लुक आउट का मतलब मैं कहीं अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग आउट समथिंग, ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन लुकिंग एट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब क्या देख रहे हो, मतलब कहाँ पे नज़र है, उस तरीके से। सो व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या देख रहे हो। डरे हुए क्यों हो। ठीक है, अब यही स्ट्रक्चर कल भी आया था, शायद कल या परसों वाली वीडियो में आया था। अब देखिए डरा हुआ, सहमा हुआ, या फिर कोई भी चीज़ की कंडीशन के अंदर जब कोई चीज़ होती है, ठीक है, कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं सरप्राइज्ड हूँ, मतलब मैं सरप्राइज वाली कंडीशन के अंदर हूँ, तो वहाँ सरप्राइज की टेंशन, मैं टेंशन में हूँ, मतलब मैं परेशान हुआ हूँ, उस तरीके से, तो वहाँ टेंस्ड आता है। तो यहाँ पे डरे हुए क्यों हो, वाई आर यू स्कैर्ड। ठीक है, वाई आर यू स्कैर्ड, अगर मैं किसी को बोलूँ भाई मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्कैर्ड। ठीक है, अगर जैसे हम ये बोलते हैं ना कि मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया हूँ, मतलब मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ हूँ, वो वाला जो सेंस होता है कि जो मैं अब मेरी जो अभी कंडीशन है वो ये है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ हूँ, सो वो होती है इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, सो डरे हुए क्यों हो, वाई आर यू स्कैर्ड, ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जहाँ पे एक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे जो ये स्कैर्ड है ना, ये एक्शन नहीं है, ये एक कंडीशन है, ये एक उसकी सिचुएशन है कि वो इस वाली सिचुएशन के अंदर है, इस वाली कंडीशन के अंदर है। सो वाई आर यू स्कैर्ड, तुम डरे हुए क्यों हो। अब ये कह रहा है वो बिना मतलब घबरा रहा है, ये बहुत आसान है। ठीक है, पहला वाला जो सेंटेंस है वो बिना मतलब घबरा रहा है, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। इज एम आर का यूज होगा और एक्शन में आईएनजी आएगी। सो ही इज गेटिंग नर्वस। ठीक है,
ही इज़, अब मतलब घबरा रहा है, उस वाली कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम क्यों खुश हो रहे हो, सो इसके लिए हम ये नहीं बनाएंगे वाई आर यू हैप्पिंग, हैप्पिंग को एक्शन मत बनाना, ठीक है। वाई आर यू गेटिंग हैप्पी, ठीक है, इस तरीके से। वाई आर यू फीलिंग हैप्पी, ठीक, तो वहाँ पे गेटिंग, फीलिंग, इस तरीके के सेंस लगाने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे जो मैं बोलूँ कि वो घबरा, अगर मैंने सिंपल सा बोला वो घबरा रहा है, सो ही इज़ नर्वसिंग, ही इज़ स्कैरिंग, ये सब गलत है, इस तरीके से नहीं बोलेंगे, ठीक है। ही इज़ गेटिंग नर्वस, कि वो नर्वस हो रहा है, ठीक है, मुझे घबराहट लग रही है, ठीक है। सो आई एम स्कैरिंग या फिर आई एम नर्वसिंग, ये ऐसे नहीं बोलेंगे। आई एम गेटिंग, आई एम फीलिंग, ठीक है, आई एम फीलिंग नर्वस, इस तरीके से हम बोलते हैं। सो ये कह रहा है कि वो पहले आप इतना समझो वो घबरा रहा है, ही इज़ गेटिंग नर्वस। अब आएगा बिना मतलब, ठीक है। अब बिना मतलब के लिए हम यूज़ पता क्या करते हैं, फॉर नो रीज़न, ठीक है। अब फॉर नो रीज़न लगा दो, विदाउट एनी रीज़न लगा दो, ठीक है, इस तरीके से। अननेसेसरली लगा दो, आप वहाँ पे अननेसेसरली भी लगा सकते हो, बिना मतलब का कई सारी चीज़ें लगा सकते हो। तो जो सेंटेंस की फॉर्मेशन आएगी वो ये आएगी, ही इज़ गेटिंग नर्वस फॉर नो रीज़न, ठीक है। तुम बिना मतलब का उससे गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। सो यू आर गेटिंग एंग्री विद हिम या फिर यू आर फाइटिंग विद हिम फॉर नो रीज़न, बिना मतलब के। यू आर फाइटिंग विद हिम अननेसेसरली, बिना मतलब के, आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। सो ही इज़ गेटिंग नर्वस फॉर नो रीज़न, वो बिना मतलब घबरा रहा है। ये बहुत आसान है। अब इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनेगा जहाँ पे इज़ एम आर का यूज़ होगा और सिंपल सेंटेंस रहेगा। अब ये बहुत आसान है, इट इज़ वेरी ईजी, इट इज़ वेरी ईजी, ये तो बहुत आसान है, ठीक। अब ये कह रहा अगला नंबर तुम्हारा है, देखते हैं ये तुम्हारे लिए कितना आसान है, ठीक। अगला नंबर तुम्हारा है, इस सेंटेंस को, इस छोटे से सेंटेंस को आप कई तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टर्न इज़ योर्स, ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर टर्न, ठीक, आप कई तरीके से बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल से लिख दिया यू आर नेक्स्ट, यू आर नेक्स्ट का मतलब अगले तुम हो, अगला नंबर तुम्हारा है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज़ योर्स, नेक्स्ट इज़ योर्स नंबर, आप कई तरीके से इसको घुमा फिरा के बोल सकते हो, सब ठीक है। मैंने सिंपल से यहाँ पे लिख दिया यू आर नेक्स्ट, अगला नंबर तुम्हारा है, देखते हैं तुम्हारे लिए कितना आसान है, देखते हैं ये तुम्हारे लिए कितना आसान है। वी विल सी, ठीक है, अब हम देखते हैं, कौन देखते हैं, हिंदी में मैंने फिर यहाँ पे पर्सन खा लिया, ठीक है। देखता हूँ वो क्या कर लेगा, तो देखता हूँ मतलब वो फ्यूचर की बात चल रही है कि देखूंगा वो क्या कर लेगा। आई विल सी वॉट ही कैन डू, ठीक है, वो क्या कर सकता है, इस तरीके से व्हाट कैन ही डू, व्हाट ही कैन डू। स्पोकन में इस तरीके की जो छोटी मोटी सी हेर फेर कर देते हैं, बहुत ही कॉमन है और नेटिव स्पीकर्स भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही होती हैं, ये चीज़ बाहर भी होती हैं। आप कोई भी इंग्लिश सीरीज़, कोई गाना, कोई मूवी देखोगे ना, वहाँ पर आपको इस तरीके की फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। वी विल सी, हम देखेंगे, देखते हैं, इस तरीके वाला। ये तुम्हारे लिए कितना आसान है, हाउ ईजी इट इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए कितना आसान है। अब ये वाला जो सेंटेंस है, ये तुम्हारे लिए कितना आसान है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक सिचुएशन, एक कंडीशन की बात चल रही है, ठीक है। सो सिंगुलर की बात चल रही है, ये तुम्हारे लिए। और कितना, कितने के लिए हम हाउ का यूज़ करेंगे। सो हाउ ईजी इट इज़ फॉर यू, ठीक, सिंपल सेंटेंस। ये कह रहा ठीक है राकेश, ऑल राइट राकेश। अब ऑल राइट की जगह ओके भी लगा सकते हो, ओके राकेश, ऑल राइट राकेश, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए हाथ हिलाऊंगा, ठीक है, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए हाथ हिलाऊंगा। अब हाथ हिलाने को वेव द हैंड मत लगाया करो, मैंने कई लोगों को देखा है, आई विल वेव माई हैंड, वेव द हैंड। अगर पर्टिकुलरली आपको हाथ के लिए बोलना है कि मेरे पास झंडा भी है, मेरे पास कुछ सामान भी है, मैं वहाँ पे पर्टिकुलरली हाथ के लिए बोल रहा हूँ, तब आप हैंड का यूज़ करो। लेकिन सिर्फ वेव का मतलब भी ये होता है हाथ हिलाना, ठीक है। ही वेव्ड एट मी, उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया, इस तरीके से हम बोलते हैं, बहुत जगह आप सुनेंगे ये चीज़। मैं वहाँ से तुम्हारे लिए हाथ हिलाऊंगा, सिंपल आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो आई विल वेव आउट फॉर यू फ्रॉम देयर। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत अच्छी सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। पहले आप फॉर्मेशन देख लो, आई विल वेव आउट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हाथ हिलाऊंगा, फ्रॉम देयर, वहाँ से। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ पता है क्या है, आउट, वेव आउट, ठीक है, वेव आउट। देखो मैं अगर चाहता इस आउट को यहाँ पे नहीं लगाता, मेरे लिए इजी हो जाता समझाना, लेकिन मैंने आउट पता है क्यों लगाया है, ताकि आप कुछ समझ पाओ। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस आउट का यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ सेंस है, ठीक है। वेव आउट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मतलब मैं बाहर की तरफ एक हाथ हिला रहा हूँ,
बाहर की तरफ, मतलब बिल्कुल खुले में, खुला, वेव आउट। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल सा बोलूँ आई विल वेव फॉर यू, ये भी बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हाथ हिलाऊंगा। अब जैसे एक किसी से बोला कि भाई बात को बता मुझे, तो स्पीक आउट, अब वो चीज़ बोल के बाहर की तरफ जाएगी, स्पीक आउट। ठीक है, मैं वेव इन का अगर बताऊं, वेव इन, आई विल वेव इन, सो वेव इन हो गया अंदर, अंदर ही अंदर हाथ हिलाना है, फिर किसी को अंदर हाथ हिलाना। सो आउट हम इस तरीके से लगा दो कि स्पीक आउट, लुक आउट। लुक आउट का मतलब क्या होता है, देखना सिर्फ, कि भाई देखो इधर। अब हम क्या बोलते हैं, लुक इन योर सेल्फ, या फिर लुक एट योर सेल्फ का मतलब होता है खुद को देखो। मैं बोलूँ लुक इन योर सेल्फ, मतलब अपने अंदर झांको। ठीक है, इस तरीके से लुक योर सेल्फ का बोल दूंगा तो अपने आप को देखो। ठीक, इस तरीके से ये चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे वेव आउट का मतलब क्या है ना, कि हाथ को बाहर निकाल के हिलाना। ठीक है, हाथ को बाहर करके, बाहर निकाल के हिलाना, सो आई विल वेव आउट। सो यहाँ पे आउट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक सेंस है, एक फील है जो आपको समझना होगा। ठीक है, सो मैं वहाँ से तुम्हारे लिए हाथ हिलाऊंगा। इस तरीके के सेंटेंस आपको पहले ऐसे बनाने होते हैं, मैं तुम्हारे लिए हाथ हिलाऊंगा वहाँ से, सो आई विल वेव आउट फॉर यू फ्रॉम देयर। ठीक है, अब ये कह रहा है बहुत बेकार था, बकवास, दैट वॉज वेरी बैड। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन पता है लोगों को ये हो जाती है, दैट इज, सॉरी दैट, दिस, इट्स। ठीक है, तो क्या लगाऊं मैं, इट वॉज लगाऊं, दैट वॉज लगाऊं, दिस वॉज लगाऊं, मैं क्या लगाऊं? मुझे आप सिंपल सा हिंदी में एक चीज़ बताओ। ठीक है, हिंदी में ये कह रहा है, मैंने बोला कि वो बहुत बेकार था, इसने मतलब सामने मेरे कोई परफॉर्मेंस दी, कुछ भी परफॉर्म किया, मैं बोलूँ यार वो तो बहुत बकवास था, ये चीज़ ठीक है, यार ये बहुत बकवास था, ये चीज़ ठीक है, बहुत बकवास था, ये चीज़ ठीक है, तीनों ठीक है। तो इंग्लिश में भी ना कई जगह मतलब मैं कह रहा हूँ 90% ये बहुत इंटरचेंजेबल होते हैं, दिस, इट और दैट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कि बहुत बकवास था। ठीक है, दैट वॉज वेरी बैड, मतलब वो बहुत बकवास था जो तुमने किया। यहाँ पे मैं इट भी लगा सकता हूँ, इट वॉज वेरी बैड, मतलब ये बहुत बकवास था जो तुमने किया, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला बहुत बेकार था, दैट वॉज वेरी बैड, बकवास, हॉरेबल। अब हॉरेबल का मतलब होता है भयानक, भयंकर, डरावना, हॉरेबल का मतलब वो होता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को बकवास भी बोलेंगे ना, मैं कह रहा हूँ इंसान को भी बोल सकते हो कि दिस जोक वॉज हॉरेबल, योर थिंकिंग इज हॉरेबल, यू आर सच अ हॉरेबल पर्सन यार, मतलब एक बकवास, गंदा, वाहियात, उस सेंस में भी आप हॉरेबल का यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि भयानक, डरावना उसी सेंस में करना हो। ठीक है, तो ये कह रहा है बहुत बेकार था, बकवास, दैट वॉज वेरी बैड, हॉरेबल। तुम्हें इसे 1 मिनट में करना था। ठीक है, इसको आप 2 तरीके से बोल सकते हो, यू वर सपोज टू डू इट इन अ मिनट। ठीक है, कि सपोज टू के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सपोज टू का, नॉट सपोज टू का यूज़ कैसे किया जाता है। सपोज टू का मैं आपको शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं छोटा सा, सपोज टू का मतलब होता है कि तुमसे ये चीज़ करने की उम्मीद, एक वो वाला होता है सपोज टू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इससे ऐसे बोलूँ कि तुम्हें इसे 1 मिनट में करना था, मतलब तुमसे ये उम्मीद थी तुम इसे 1 मिनट में करो, यू वर सपोज टू डू इट इन अ मिनट, आप ऐसे बोल सकते हो। सेकंड आप ऐसे बोल सकते हो, यू हैड टू डू इट इन अ मिनट। ठीक है, ठीक, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि आई एम सपोज टू लीव, आई एम सपोज टू गो, भाई मुझे मतलब मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं चलूँ, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। आई हैव टू गो, भाई ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि मुझे चलना है, मुझे जाना होगा। तो यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है, सो यू हैड टू डू इट, तुम्हें ये करना था। ठीक है, एक तो होता है चाहना, आई वॉन्ट टू डू, एक होता है मुझे करना है, आई हैव टू डू। ठीक है, अब हैव टू में चाहने वाली बात नहीं आती है। तो यहाँ पे ये वही था कि तुम्हें ये चीज़ करनी थी, यू हैड टू। नीड भी लगा सकते हो आप, यू नीड टू डू इट। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो आप, लेकिन नीड जस्टिफाई नहीं करता कि प्रेजेंट की बात चलती है। ठीक है, यू वर सपोज टू डू इट, ये प्रेजेंट की बात चलती है कि तुम्हें करना था, लेकिन यहाँ पे यू वर सपोज टू और यू हैड टू, आप इन दोनों के 2-4 सेंटेंस बनाओ कमेंट बॉक्स में, मैं देख के आपको बता दूंगा। सो तुम्हें इसे 1 मिनट में करना था, यू हैड टू डू इट इन अ मिनट। अब ये इससे कह रहा है ऊपर जाओ, पार करो, कूदो, सब 1 मिनट में। सिंपल है, इसमें तो कुछ सेंटेंस की फॉर्मेशन भी नहीं आएगी। गो अप, ऊपर जाओ, पार करो, पार करने को क्या बोलेंगे, क्रॉस, क्रॉस, और कूदो एंड जंप, सब 1 मिनट में, ऑल इन अ मिनट। अगर आपको अ नहीं लगाना है, 1 लगाना है, वो भी लगा सकते हो, ऑल इन 1 मिनट, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अभी कह रहे जल्दी करो, छोटा सा मैंने रखा है यहाँ पे, बी क्विक, डू इट फास्ट। ठीक है, डू इट क्विकली,
आप कुछ भी लगा सकते हो। बी क्विक का मतलब क्या है, देखो बी का मतलब होता है कोई चीज़ होना, ठीक है। डोंट बी अपसेट, उदास मत हो। डोंट बी एंग्री, आप यहाँ गेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी का एक मैं यूज़ बता रहा हूँ। डोंट बी सैड, उदास मत हो। बी हैप्पी, खुश हो। आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। सो होने वाला जो सेंस आता है ना, वो बी लेकर चलता है साथ में। अब यहाँ पे बी क्विक मतलब तेज हो, ठीक है। ग्रामेटिकली बिल्कुल ट्रांसलेट करोगे तो ये होगा तेज हो, लेकिन अगर इसको बोलते हैं ना भाई जल्दी करो, तो वहाँ भी यही आता है बी क्विक, मतलब जल्दी हो, तेज करो, इस तरीके से। सो जल्दी करो, बी क्विक। अभी कह रहा सार्जेंट, जी सर। सार्जेंट, यस सर। सार्जेंट क्या होता है पता है, उस्ताद, हिंदी में हम जो बोलते हैं ना उस्ताद। सो आर्मी में उस तरीके से सार्जेंट के तौर पे बोला जाता है, वहाँ एक डेजिग्नेशन दे दी जाती है, लेकिन हिंदी में भी हम ऐसा उस्ताद उस्ताद बोलते हैं ना, तो वो भी एक सार्जेंट की तरह ही ट्रीट होता है। अभी कह रहा सब ठीक है, ठीक, सब ठीक है। ये क्वेश्चन है या बात है, ये दोनों है। अगर मैं किसी को सिंपल से ऐसे बोलूँ भाई सब ठीक है, तो ये एक बात हो गई, ये सिंपल बात हो गई। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ और मैं सिर्फ एक बीच में एक्सप्रेशन, एक टोन लगा दूँ, सब ठीक है, तो ये एक मेरा सवाल हो गया। सेम इंग्लिश में भी होता है। मैं चाहूँ तो ऐसे बोलूँ एवरीथिंग इज़ ओके, तो ये मैं बता रहा हूँ कि एवरीथिंग इज़ ओके, डोंट वरी एवरीथिंग इज़ ओके, ये मैं बता रहा हूँ। सिंपल है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। इसी सेंटेंस को मैं बोल दूँ एवरीथिंग इज़ ओके, तो ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी टोन से समझ में आ गया। तो दोनों लैंग्वेज में ऐसे बहुत हम करते हैं, ठीक। लेकिन मैंने इस सेंटेंस को आपके लिए सिंपल बनाने के लिए, समझाने के लिए मैंने लिख दिया इज़ एवरीथिंग ओके। ग्रामेटिकली ये फॉर्मेशन होनी चाहिए, एवरीथिंग इज़ ओके। ये हम अगर सवाल पूछ रहे हैं तो ये स्पोकन में काम आता है। रिटर्न में लिख दोगे, सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये सवाल पूछ रहा है या बता रहा है, ठीक है। सो इज़ एवरीथिंग ओके, सब ठीक है। ये कह रहा जी सर, यस सर। अच्छा है, जारी रखो, गुड, कैरी ऑन। अब देखो कैरी ऑन, कीप गोइंग, कीप डूइंग, ठीक है, कीप इट अप, आप कुछ भी लगा सकते हो, मतलब जारी रखने वाली बात है, ऐसा ही करते रहो, वो वाला सेंस आता है। तो इसने बोला कैरी ऑन, जारी रखो। ये कह रहा है अब तुम गिरे क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। ये थोड़ा सा मजाक वाली टोन में हो गया लेकिन देखो, तुम गिरे क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। छोटा सा पहले ये सेंटेंस समझो, तुम गिरे, ये जो सेंटेंस है ना तुम गिरे, ये दो वर्ड है, लेकिन अपने आप में ये एक सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पास्ट इंडेफिनिट आप बोल रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ें हम समझ में नहीं पाते हैं। अब देखो, अगर ये गिरा नीचे और गिरा हुआ ही है, तो कोई चीज़ पास्ट में हुई और पास्ट का इम्पैक्ट अभी भी है, मतलब ये गिरा और गिरा ही हुआ है अभी भी, तो ये सेंटेंस होता प्रेजेंट परफेक्ट कि यू हैव फॉलन डाउन, ठीक है। लेकिन अब ये गिरा, लेकिन गिर के खड़ा हो गया, गिरने का इम्पैक्ट खत्म हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया अब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, अगर सिंपल सेंटेंस है तो डिड छुप जाता है एक्शन के अंदर और सेकंड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। सो यू फॉल, ये होता यू फॉल, अगर ये होता सिंपल सेंटेंस, यू फॉल का मतलब तुम गिरते हो। अब फॉल की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यू फेल, ठीक है। यू फेल कि तुम गिरे, यू फेल क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। ये सेंटेंस है आपका कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वॉज वर्ब का यूज़ होता है, एक्शन में आईएनजी आती है, क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। अब ध्यान देना क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई ध्यान दो, मेरी बातों पे ध्यान दो, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्ड्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। सो ये कह रहा है क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, बिकॉज यू वर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग। आप इसको पेइंग अटेंशन भी बोल सकते हो, बिकॉज यू वर नॉट पेइंग अटेंशन। आप ऐसे भी बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेट लगा सकते हो सिंपल, यू वर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग। कॉन्सेंट्रेट को मैंने एक्शन के तौर पे लिया, यू वर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, यू वर नॉट पेइंग अटेंशन, वहाँ पे पे एक्शन के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, तो दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। अभी कह रहा है तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ का अनुशासन तोड़ सकते हो, ठीक है। तुम्हें लगता है, ये सेंटेंस 3 वर्ड का अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो तुम्हें लगता है, ये मैं पूछ रहा हूँ कि बता रहा हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ ना, तो आप चाहो तो यहाँ पे टोन वही रख सकते हो, यू थिंक
ऐसी टोन रख सकते हो, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको क्वेश्चन वाले फॉर्म में लिया है। जिस भी सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूँ। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, हाँ या ना में से मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। सो तुम्हें लगता है, डू यू थिंक कि तुम यहाँ का अनुशासन तोड़ सकते हो। अब यहाँ पे दैट लगा दो या मत लगाओ, कोई इशू नहीं है। यू थिंक यू कैन डू दिस, अगर मैंने किसी से ये बोला कि यू थिंक यू कैन डू दिस, तुम्हें लगता है तुम ये कर सकते हो, ये भी सेंटेंस ठीक है। यू थिंक दैट यू कैन डू दिस, तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो, ये भी सेंटेंस ठीक है। दोनों सेंटेंस में कुछ फ़र्क ही नहीं आया, तो आप दैट लगाओ मत लगाओ, अगर सेंटेंस में फ़र्क आ ही नहीं रहा तो आपकी कॉल है। यहाँ पे मैंने क्या करा, हिंदी में मैंने की लगा दिया, इंग्लिश में मैंने नहीं लगाया, ताकि आपको समझ में आए कि इंग्लिश में अगर मैं दैट ना लगाऊं तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ का अनुशासन तोड़ सकते हो। डू यू थिंक यू कैन वायलेट द रूल्स ऑफ दिस प्लेस। अब देखिए, वायलेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, तोड़ देना, ठीक है। ब्रेक द रूल्स, डिसऑबे, आप इन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो। सो डू यू थिंक, तुम्हें लगता है यू कैन वायलेट द रूल्स ऑफ दिस प्लेस, ठीक है, वायलेट द रूल्स। अब कैन वाला सेंटेंस आ गया, सकता है, सकती है, ठीक है। यू थिंक यू कैन बीट हिम, तुम उसे पीट सकते हो। सो डू यू थिंक, तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम ऐसा सोचते हो, यू कैन वायलेट द रूल्स ऑफ दिस प्लेस, तुम इस जगह के रूल्स को, नियमों को तोड़ सकते हो या उनका उल्लंघन कर सकते हो, तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब ये जो सेंटेंस है, सिर्फ इतना सा सुन के बनाओ, तुम्हें सज़ा मिलेगी, ठीक। सो यू विल गेट पनिशमेंट, ये आएगा, क्योंकि मैंने मिलने का कई बार यही बताया है, तो गेट का यूज़ होता है। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, यू विल गेट द पनिशमेंट, तुम्हें सज़ा मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको एक और तरीका सीखना हो कि सर कुछ और भी बताओ, तो ये सेंटेंस आप पैसिव वॉइस में बना सकते हो। मैं पैसिव वॉइस में क्यों बनाने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने कई सब्सक्राइबर्स को कॉल पे भी ये चीज़ बताई है कि भाई अच्छा स्पीकर अगर बनना है ना, एक ही सेंटेंस को एक्टिव में, पैसिव में बनाना आना चाहिए। कई बार लोग सिर्फ इसीलिए अच्छा साउंड करते हैं क्योंकि वो एक सिंपल सी बात को बहुत घुमा फिरा के पैसिव वॉइस में बना के बोल देते हैं, वो चीज़ अच्छी लगती है। तो एक तो मैंने बोला कि तुम्हें सज़ा मिलेगी, यू विल गेट पनिशमेंट, यू विल गेट द पनिशमेंट, मैं ऐसे बोल दूँ। एक है यू विल बी पनिश्ड, मतलब तुम्हें सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तुम्हें सज़ा मिलेगी कैसे, कोई देगा ना, तभी तो सज़ा मिलेगी। सो तुम्हें सज़ा दी जाएगी, मैं उस फॉर्मेशन में अगर इसको बनाऊं, यू विल बी पनिश्ड, ठीक है। आप दोनों तरीके से बना सकते हो। तुम्हें उस क्रंच में रेंगना होगा, ठीक है। इस सेंटेंस को पहले हम लेते हैं, तुम्हें उस क्रंच में रेंगना होगा। अब देखिए क्रंच क्या होता है, क्रंच का हिंदी में तो कोई मतलब मिलेगा भी नहीं कि क्या बोलेंगे उसको हिंदी में। क्रंच होता है आर्मी में ना, आर्मी के ट्रेनिंग में एक पतली सी मतलब नाली टाइप बना दी जाती है जिसमें कीचड़ होती है और ऊपर ना तार लगे हुए होते हैं, तो एक इंसान को बिल्कुल रेंग के उसमें नीचे चलना होता है। तो वो इसकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता है, आर्मी की ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता है उसमें रेंगना, कि अगर तुम हल्के से ऊपर उठे, ठीक है, तो तार तुम्हें मतलब चोट पहुंचा देंगे, ठीक। तो वो उस जगह को, उस चीज़ को बोलते हैं क्रंच। तो ये कह रहा तुम्हें उस क्रंच में रेंगना होगा। ये सेंटेंस आप या तो ऐसे बना सकते हो, यू विल हैव टू, ठीक है, यू विल हैव टू भी बना सकते हो आप, क्योंकि वो चीज़ करनी पड़ेगी, मन तो है नहीं। आप वहाँ पे नीड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यू नीड टू डू दिस, तुम्हें ये करना होगा। यू विल हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर मैं किसी को ऑप्शन दे रहा हूँ तो मैं वहाँ वुड का भी यूज़ कर सकता हूँ, यू वुड हैव टू डू दिस, अगर ऑप्शन है तो। अगर ऑप्शन नहीं है तो नीड और विल हैव टू, इन दोनों का यूज़ होगा। सो तुम्हें उस क्रंच में रेंगना होगा, यू नीड टू क्रॉल। अब रेंगने को हम बोलते हैं क्रॉल, ठीक है। क्रॉल मतलब कि कोहनियों के बल ऐसे रेंगना, वो क्रॉलिंग में आता है, ठीक है। सो यू नीड टू क्रॉल इन दैट क्रंच, ठीक है, यू नीड टू क्रॉल इन दैट क्रंच। या तो ऐसे बोलो या फिर यू विल हैव टू क्रॉल इन दैट क्रंच, आप ऐसे बोलो, दोनों सेम मीनिंग लेकर चलेंगे। तब तक मत रुकना जब तक मैं तुमसे ना कहूँ, डू नॉट स्टॉप, ठीक। किसी को कोई भी चीज़ करने के लिए बोलते हैं या फिर ना करने के लिए बोलते हैं। मैंने कल बताया था ऐसे सेंटेंस में डू का यूज़ हो जाता है, ठीक है। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, ऐसे। सो रुकना मत जब तक मैं ना कहूँ, सो डू नॉट स्टॉप अंटिल आई आस्क यू टू। अब आस्क का मतलब सिर्फ पूछना ही नहीं होता है, आस्क का मतलब ना कुछ कहना भी होता है, ठीक है। एक तो हो गया मैंने बोला आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ,
एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका ये होता है कैन आई आस्क यू फॉर दिस पेन, या फिर कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर, कि मतलब क्या कोई चीज़ मांगने के लिए हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक होता है जब तक मैं ना बोलूँ कि भाई डोंट टॉक टू मी अंटिल आई आस्क यू, जब तक मैं तुमसे ना कहूँ, तो कहने के तौर पे भी हम आस्क का यूज़ कर देते हैं। एक ऑर्डर देना ना, उसमें भी हम आस्क का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। सो डू नॉट स्टॉप अंटिल आई आस्क यू टू। अब टू के बाद आना चाहिए था अंटिल आई आस्क यू टू स्टॉप, कि रुकना मत जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूँ। हिंदी में एक लाइन तो मैंने ये बोली कि रुकना मत जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूँ। सेकंड मैंने एक लाइन ये बोली कि रुकना मत जब तक मैं तुमसे ना कहूँ। तो दोनों में बिल्कुल सिमिलैरिटी है, लेकिन मैंने रुकना वर्ड हिंदी में खा लिया कि रुकना मत जब तक मैं तुमसे ना कहूँ, बस इतना रखा। एक है रुकना मत जब तक मैं तुमसे रुकने के लिए ना कहूँ। तो आप दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, सेम इंग्लिश में भी। डू नॉट स्टॉप अंटिल आई आस्क यू टू, मतलब रुकना मत जब तक मैं तुमसे ना कहूँ। अगर टू के अगर आप चाहो तो टू के आगे आप स्टॉप लगा सकते हो। डू नॉट स्टॉप अंटिल आई आस्क यू टू स्टॉप, रुकना मत जब तक मैं तुमसे रुकने के लिए ना कहूँ। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है चलो जल्दी करो, कम ऑन बकअप। अब बकअप का मतलब क्या होता है ना, फटाफट करो, फटाफट। तो वहाँ पे बकअप, मैंने सिर्फ ये इसी चीज़ को समझाने के लिए ये वाला सेंटेंस, मतलब ये वाला सब टाइटल रखा, बकअप समझाने के लिए। बकअप का मतलब होता है फटाफट इसको करके आगे बढ़ो, दूसरा काम करो, एक वो वाला जो सेंस आता है ना, सो दैट इज़ बकअप। तुम लोगों को लगता है कि ये मजाक है, ठीक है। अब कैसे लगता है, सोचने से लगता है। यू गाइज थिंक, ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ताहती ऐसे समझ जाओ, तुम लोगों को लगता है कि ये मजाक है, ठीक है, या फिर तुम लोगों को ये मजाक लगता है, दोनों बिल्कुल ठीक है। सो यू गाइज थिंक, तुम लोगों को लगता है, तुम लोग सोचते हो, इट इज़ अ जोक, ये मजाक है। मिट्टी का स्वाद कैसा लगा, ठीक है। अब ऐसे हम पता है कैसे, ये जो चीज़ है ये मैंने शायद अपनी 2-3 वीडियोस में बताई हुई है। एक का तो मुझे अच्छे से ध्यान है, अगर जैसे मैंने किसी के लिए चाय बनाकर लेकर आया और मैंने उसको चाय दी, वो चाय का सिप लिया उसने, ठीक है, चुस्की मतलब सिप मारा, और मैं उससे पूछा भाई कैसी लगी। एक तो तरीका ये हो गया हाउज इट, या क्या, ठीक है, हाउज द टी। एक तो तरीका ये हो गया। अगर आप इसको और थोड़ा खोल के अच्छे से पूछना चाहते हो, सो हाउ डिड यू लाइक द टी, हाउ डिड यू फाइंड द टी। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं, कैसी लगी, कैसी पसंद आई, उस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने वही तरीका यूज़ करा है, मिट्टी का स्वाद कैसा लगा, हाउ डिड यू लाइक द टेस्ट ऑफ मड, ठीक है। मड मुझे पता है कीचड़ के तौर पे होता है, लेकिन मिट्टी के तौर पे हम उसको यूज़ कर लेते हैं। गीली मिट्टी जो कीचड़ जैसी रहती है, ठीक है, टिपिकल कीचड़ नहीं, लेकिन मड का यूज़ हम वहाँ कर सकते हैं, ठीक है, मिट्टी के तौर पे भी। सो हाउ डिड यू लाइक द टेस्ट ऑफ मड। अब स्वाद की बात चल रही है यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ये बोलता हाउ डिड यू लाइक द मड, तो मतलब यहाँ पे ये आ जाता कि भाई मिट्टी कैसी लगी, मैं छू के देख रहा हूँ, मुझे घड़ा बनाना है, मुझे कुछ बर्तन बनाना है, तो वहाँ पे मैं उसको वैसे ले सकता। लेकिन चाय का जब हम पूछते हैं सो हाउ डिड यू लाइक द टी, तो यहाँ पे समझ में आ गया वो पी के देखने वाली बात चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई चाय मिट्टी मतलब उसके लिए टिपिकली बोलना पड़ेगा हाउ डिड यू लाइक द टेस्ट ऑफ द टी। आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हो हाउ डिड यू लाइक द टेस्ट ऑफ टी। लेकिन अगर आपको ऐसे ना बोलना हो हाउ डिड यू लाइक द टी, वो समझ में आ रहा था कि टेस्ट वाली ही बात चल रही है, लेकिन मिट्टी पे स्पेसिफिकली समझ में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने अलग से इसको टेस्ट का यूज़ करके बताया है। सो हाउ डिड यू लाइक द टेस्ट ऑफ हाउ डू यू लाइक द टेस्ट ऑफ मड, मिट्टी का स्वाद कैसा लगा। अब ये कह रहा है अपने हाथ नीचे रखो, कीप योर हैंड्स लो। अब डाउन भी बोल सकते हो, लेकिन डाउन और लो में छोटा सा एक फ़र्क है, वो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। डाउन का मतलब हो गया मैंने हाथ ऊपर किए हुए हैं, लिटरली ऊपर किए हुए हैं हवा में, और मैं उसको नीचे कर रहा हूँ, दैट इज़ डाउन। मेरे हाथ पहले से नीचे हैं। लो का मतलब होता है उसको और नीचे करना, ठीक है, उसको झुका देना नीचे की तरफ, सो दैट इज़ लो, ठीक। सो अपने हाथ नीचे रखो। अब ये ऑलरेडी अपनी कोहनियों पे ही स्क्रॉल कर रहा है, मतलब क्रॉल कर रहा है, अपनी कोहनियों पे ही रेंग रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको बोला कि कीप योर हैंड्स लो, अपने हाथों को थोड़ा और नीचे की तरफ रखो। अफसर बनना इतना आसान नहीं है, ठीक है, अफसर बनना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे आप इसको कई तरीके से बोल सकते हो। बिकमिंग एन ऑफिसर इज़ नॉट ईजी, इट्स नॉट दैट ईजी टू बिकम एन ऑफिसर।
या फिर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिकमिंग एन ऑफिसर। अब बिकमिंग क्यों है, आईएनजी क्यों लगा हुआ है, मैंने ये चीज़ कई बार बताई है कि जब ना वाला सेंस आ जाता है ना किसी चीज़ में, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ना वाला जो सेंस आ जाता है वहाँ आईएनजी लग जाता है। खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, प्ले इज़ गुड फॉर हेल्थ नहीं आएगा, वो तो हो गया खेल अच्छा होता है, मैं कह रहा हूँ खेलना अच्छा होता है, ठीक है। उल्टी सीधी चीज़ें खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। सो ईटिंग जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, ऐसे आईएनजी लग जाता है। सो अफसर बनना इतना आसान नहीं है। बिकमिंग एन ऑफिसर, बिकमिंग एन ऑफिसर इज़ नॉट दैट ईजी, दैट ईजी मतलब इतना आसान, इज़ नॉट ईजी, ये भी बोल सकते हो कि अफसर बनना आसान नहीं है, लेकिन इतना आसान वाली बात चल रही है। सो बिकमिंग एन ऑफिसर इज़ नॉट दैट ईजी। चलो नीचे रहो, कम ऑन स्टे लो, कम ऑन स्टे लो। अभी कह रहा उठो मत, डू नॉट गेट अप। अब ये क्या सेंटेंस है, मैंने वही बताया, किसी को कोई चीज़ करने के लिए बोलते हैं या फिर ना करने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे डू का यूज़ हो जाता है। तो वही वाला सेंटेंस है, डू नॉट गेट अप, उठो मत सारा दिन घुटनों पर, ठीक है। मतलब इसको ये एक ऑर्डर दे रहा है कि भाई तुम्हें सारा दिन घुटनों पर रहना है, सारा दिन घुटनों पर। आर्मी में ऐसे ही बात करते हैं ना कि आगे बढ़, आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो आर्मी में ना एक बहुत ही इस तरीके की एक स्ट्रिक्ट सी लैंग्वेज चलती है। तो सारा दिन घुटनों पर, नील डाउन ऑल डे। अब नील डाउन का मतलब क्या होता है, नी से बना है, नी होता है घुटना। अब क जो के है ना, के, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे ना ये इसकी आवाज़ नहीं आती है, वो नी ही होता है, किनी नहीं होता है, ठीक है। सो नील डाउन का मतलब होता है घुटनों के बल, ठीक है, घुटनों के बल रहना, एक घुटनों के बल पे आना, दैट इज नील डाउन। सो नील डाउन ऑल डे, सारा दिन घुटनों पर या फिर सारा दिन घुटनों के बल, इस तरीके से। समझे मेरी बात। अब इस सेंटेंस को आप कई तरीके से बोल सकते हो। एम आई क्लियर टू यू, ठीक है, एक जो मैंने ये लिखा हुआ है, एम आई अंडरस्टूड, डिड यू गेट माई पॉइंट, डिड यू अंडरस्टैंड मी, एम आई क्लियर, वो सर ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। आप इस तरीके से कई तरीके से बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, शायद कुछ लोगों को ना पता हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एम आई क्लियर टू यू, मतलब क्या मैं तुम्हारे लिए स्पष्ट हूँ, ठीक है। ये एक वो वाला सेंस होता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए साफ हूँ, मतलब मेरी बात तुम्हें समझ में आई, इस तरीके से कोई डाउट तो नहीं है। सो एम आई क्लियर, आपने ये चीज़ कई जगह सुनी होगी, एम आई क्लियर। अब इसका मतलब ये नहीं क्या मैं साफ हूँ, आप किसी को बताने लगो कि सर नहीं आपकी शर्ट पे ना कुछ दाग लग रहा है, यू आर नॉट क्लियर उसका मतलब वो नहीं होता है। सो एम आई क्लियर का मतलब होता है मेरी बात समझ में आ गई ना, वो वाला सेंस होता है। सो ये कहना समझे मेरी बात, एम आई क्लियर टू यू, ठीक है। सो ये थे आज के कुछ सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग इज़ देयर यू आर नॉट एबल टू गेट और अंडरस्टैंड, जस्ट फील फ्री टू आस्क। कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ लिखो, आई विल गिव माई 100% कि मैं मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। कोई मिस हो जाती है सो आप उसको दोबारा लिख देना, ठीक है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।